हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ा था? अरे बोलियां खत्म ही नहीं हो रही क्या? ये खिंच गया टॉपिक फालतू में, ज्यादा लंबा ना। आज सलटाते हैं इसको। है ज्यादा नहीं खिंच गया? डेली मैं बोर हो गया, डेली किताब पढ़ाते पढ़ाते। अरे साहित्य 7 दिन हो गए पढ़ते हुए इसको। नहीं हो गए? हाँ हाँ हाँ। अरे इतना नहीं होना चाहिए। 3 दिन का टॉपिक ले देंगे। चलो सुनाओ, देखे थोड़ी किताबें। बता रही फुलवारी किसकी? कह रहे चकवा बात। लील टांस। आदमीरा सिंह और बड़ी बहन जी। करनीदान किसकी है? नेहरू ने ओळमो। रेवंतान बोल मारी मछली तो पानी कठई की हो गयो है। तेज सिंह जोधा की उतरियो है आबो। की उतरियो है आबो। मालचंदे तिवाड़ी मैकती काया मुड़कती धरती। सही नाप के जूते। आपका बंटी उसने कहा था। मुर्दों का टीला। जेम्सटोड का जीवन चरित। गौरी शंकर हीरा चंदे चौधरायण की चतुराई। विजदान अनुभव प्रकाश और चतुर चिंतामणि। चतुर सिंह ये करे इसकी इसकी। ये जो कल कल उधर वो उधर कर रही ना है। पन्ना इधर वाला पन्ना। पन्ना याद आता आपके ना? नाम जल्दी से याद नहीं आता आपको? याद आता इधर कुछ लिखा अरे वो उधर। अरे नहीं ये नहीं ये नहीं इधर। चलो और बताओ, देखिए वज्र सेन सूरी की बुक का नाम बताओ। भरतेश्वर बाहुबली घो। शालिभद्र सूरी की। भरतेश्वर बाहुबली रास। शालिभद्र सूरी की। सॉरी जेंद्रराज सूरी की। और गस्सु कुमाल रास। अच्छा और बताओ, देखे बिसल देव रासो कौन सी बोली में? किसमें है? गौड़वाड़। अच्छा एक बोली जिसपे मेवाड़ी ढूंढाड़ी हाड़ोती सबके प्रभाव है। खेराड़ी किसका है? खेराड़ी। अच्छा और बताओ, उद्योतन सूरी की बुक का नाम बताओ। को बोला माला कौन सी है? को बोले महावीर चरित किसने लिखी थी? हेमचंद्र। केसरी सिंह समर किसने लिखी थी? केसरी सिंह समर। हरिनाभ किसने लिखी थी? जोगीदास ने क्या लिखी थी? हरि पिंगल प्रबंध। असाइत ने क्या लिखी थी? असाइत। हंसावली। गलालेंग किसने लिखी थी? सुदन। सुदन ने कौन सी किताब लिखी थी? साईदान ने कौन सी लिखी थी? रामकृष्ण दस किसने लिखी थी? महाराज कुमार। छत्रकुंवरी ने कौन सी लिखी थी? प्रेम। त्रिया विनोद किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? मुरलीधर ने लिखी थी। चलो याद आप। क्या लिख लिया लास्ट में एकदम? अब ढूंढाड़ी पिटानी है क्या? लिखो। ढूंढाड़ी लिखा था आज। पहले क्या लिखोगे? छत्र लिखोगे? लिखो छत्र। ये जयपुर के आसपास का इलाका। तो मैं जब जयपुर के आसपास का बोलता हूँ इसका मतलब जयपुर जब रियासत का टाइम हुआ करता था तब है ना। तो मोटे तौर पे जयपुर या आपके टोंक एक अपना ठिकाना पड़ता था लावा। कौन सा ठिकाना था? लावा टोंक में आ गया वो, मान लो जयपुर दौसा टोंक किशनगढ़ ये वाला जो बेल्ट था। लिखो जयपुर टोंक दौसा सवाई माधोपुर किशनगढ़। जयपुर टोंक दौसा सवाई माधोपुर किशनगढ़। अब इसमें साहित्य लिखो। देखे
बीच में एक संप्रदाय की बात बता रहा था, मगर जयपुर वालों ने उस संप्रदाय को बड़ा बढ़ावा दिया था, दादू। हाँ, तो किताबें दादू जी के आगे लिख लेंगे, यहाँ पे अपने लिखो दादू संप्रदाय की पुस्तकें, बुक्स ऑफ दादू सेक्ट, दादू संप्रदाय की पुस्तकें, बुक्स ऑफ दादू सेक्ट, दादू संप्रदाय की पुस्तकें। एक जब अंग्रेज आ गए थे तो अंग्रेजों के जो धर्म प्रचार करने के लिए आते उनको बोलते मिशनरी, क्या बोलते? तो उन मिशनरियों ने बाइबिल का ढूंढाड़ी में अनुवाद किया था ताकि लोगों को यहां पे बाइबिल बांटी जा सके। लिखो, ईसाई मिशनरियों ने, क्रिश्चियन मिशनरीज, ईसाई मिशनरियों ने, क्रिश्चियन मिशनरीज, ईसाई मिशनरियों ने बाइबिल का ढूंढाड़ी में अनुवाद किया था, ट्रांसलेटेड बाइबिल इन ढूंढाड़ी। बाइबिल का ढूंढाड़ी में अनुवाद किया था, ट्रांसलेटेड बाइबिल इन ढूंढाड़ी। एक व्यक्ति थे जयपुर में, उनका नाम था गुमानी राम कायस्थ। क्या नाम था? गुमानी राम कायस्थ। गुमानी राम कायस्थ ने आईने अकबरी का ढूंढाड़ी में अनुवाद किया। किसका? आईने अकबरी पढ़ी होगी आपने, लिखो। गुमानी राम कायस्थ ने आईन ए अकबरी का ढूंढाड़ी में अनुवाद किया था। गुमानी राम कायस्थ ट्रांसलेटेड आईन ए अकबरी इन ढूंढाड़ी। आईन ए अकबरी का ढूंढाड़ी में अनुवाद किया था, ट्रांसलेटेड आईन ए अकबरी इन ढूंढाड़ी। किसका ढूंढाड़ी में अनुवाद किया? आईने अकबरी का। एक है ना ये ढूंढाड़ी जो है, तो आप कभी नोटिस करेंगे इस चीज पे, अपनी हंसी में बोलते रहते हैं भाई जयपुर वाले छह छा बोलते रहते हैं, पर मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि यार ये छह छा गुजरात के हैं, ये जयपुर वालों के कैसे आए? हिसाब से ये बोलना चाहिए जोधपुर वालों को, जबकि जोधपुर वाले ये नहीं बोलते। बोलते कौन है? जयपुर वाले। तो जयपुर वाले पर एक तो गुजराती का प्रभाव, अब कैसे क्या पड़ा होगा भगवान जाने, एक थोड़ा ब्रिज का प्रभाव है। किसका है? तो ब्रिज तो समझ में आता है कि भाई जयपुर के विस्तार ठेठ करौली तक था, तो उधर के जैसे जैसे नजदीक जाएंगे ब्रिज आ जाएगा अपने आप में, पर ये प्रभाव होना बड़ी बात थी। लिखो, नीचे अलग से एक स्टार लगा के लिखो, इस पर गुजराती तथा ब्रिज का प्रभाव है। इट हैज इन्फ्लुएंस ऑफ गुजराती एंड ब्रिज। इस पर गुजराती तथा ब्रिज का प्रभाव है। इट हैज इन्फ्लुएंस ऑफ गुजराती एंड ब्रिज। इस पर गुजराती तथा ब्रिज का प्रभाव है। अब अगले लिख लो आपने, हाड़ौती। अगला कौन सा है? हाड़ौत। लिख लो, एक तो ढूंढाड़ी की उपबोली, एक बात तो लिखो, ढूंढाड़ी की उपबोली, उसमें तो क्या किंतु परंतु है। क्षेत्र आपको पता ही है, हाड़ौती का क्षेत्र कौन सा होगा? कोटा बूंदी झालावाड़। लिख लो, कोटा बूंदी बारां झालावाड़। कोटा बूंदी बारां झालावाड़, वो हाड़ौती वाला पूरा रीजन ही आ गया। लिखो, साहित्य। लिटरेचर। सूर्यमल मिश्रण जी की किताबें पढ़ी थी हमने, बूंदी के थे वो। लिखो, सूर्यमल मिश्रण की पुस्तक है, बुक्स ऑफ सूर्यमल मिश्रण। अब ये चूंकि हाड़ौती ढूंढाड़ी के ऊपर बोली है, तो गुजराती वाला प्रभाव तो इधर भी है, कोटा बूंदी वाले भी छह छा बोलते हैं, पर थोड़ा प्रभाव इस पे मारवाड़ी का भी है। किसका है?
लिख लो। इस पर गुजराती तथा मारवाड़ी का प्रभाव है। इट हैज इन्फ्लुएंस ऑफ गुजराती एंड मारवाड़ी। अगली कौन सी है बताओ मेरे, क्या लिखवाई थी? 84, लिखो 84। किसके जिंदाबाद गिना रहे हैं आज? है? हा? क्या कार्ड चेक करोगे? फ्लाइंग आ गई, फ्लाइंग कार्ड निकालो फटाफट। देखो 84, लिखो ढूंढाड़ी क्यों बोली? ढूंढाड़ी क्यों बोल लिख लिया। 76 लिखो। ये शाहपुरा जो है अपने जयपुर वाला, ये शाहपुरा जयपुर में आ रहा है अभी तक, क्या कोटपुतली बहरोड में चला गया? जयपुर में आ रहा है, लिख लो शाहपुरा जयपुर तथा टोंक। शाहपुरा ब्रैकेट में जयपुर लिखना है ना, शाहपुरा ब्रैकेट में जयपुर तथा टोंक। इसका मतलब है भीलवाड़ा वाले शाहपुरा के अंदर तो कौन सी है? खेराड़ी। और जयपुर वाले शाहपुरा में कौन सी है? 84। अगली बताओ कौन सी, आगे कौन सी है बताओ? नागरचौल। कौन सी है? नागर, लिखो ढूंढाड़ी की उपबोली। सब डायलेक्ट ऑफ ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी की उपबोली, सब डायलेक्ट ऑफ ढूंढाड़ी। 76 लिख ले। टोंक तथा सवाई माधोपुर। टोंक एंड सवाई माधोपुर। अगली कौन सी है बताओ? काठेड़ी होगी, काठेड़ी। राजावट, लिखो राजावट। है? नागरचौल टोंक सवाई माधोपुर। अगला लिखो राजावटी। बताओ राजावटी, लिख लो। एक तो ढूंढाड़ी की बोली, एक लाइन तो लिख लो। लिख लिया। 76 लिख लो। जयपुर का पूर्वी भाग, ईस्टर्न पार्ट ऑफ जयपुर। जयपुर का पूर्वी भाग, ईस्टर्न पार्ट ऑफ जयपुर। जयपुर का पूर्वी भाग। अगली कौन सी है बताओ? काठेड़ी, लिखो काठेड़ी। है? रुक गए साहब, रुक जाओ सब भाई, हिलना मत। फ्लाइंग वालों यार, तुम ये काम खराब करते हो। बच्चे फ्लाइंग पे ध्यान देंगे, पढ़ाई पे ध्यान दे। हैं? फ्लाइंग पे, पढ़ाई से बच्चों को कोई लेना देना नहीं। पढ़ लो तो ठीक, नहीं पढ़ लो तो ठीक। रुके हुए रहे थोड़े, चल ले, चले। ठीक है, तो कौन सी भाषा है बताओ? अगली कौन सी? लिखो ढूंढाड़ी की बोली। लिख लिया। 76 लिखो। जयपुर का दक्षिणी भाग, सदर्न पार्ट ऑफ जयपुर। जयपुर का दक्षिणी भाग, सदर्न पार्ट ऑफ जयपुर।
अब अगली लिख लो, कुछ ही नहीं है इनके अंदर, सीधा सीधा ही है। अगली कौन सी है? तोरावटी लिखो, तोरावटी। लिखो ढूंढाड़ी की उपबोली। सब डायलेक्ट ऑफ ढूंढाड़ी। ये बेसिकली आपका कांतली, कांतली नदी है, कांतली, कांतली का जो पार्ट है वो, और मोटा मोटा सीधा सीधा कर दो, नीम का थाना। नीम का थाना के आसपास का जो क्षेत्र है ना, वो लिख लो क्षेत्र। सिक्कर तथा झुंझुनू, सिक्कर में ब्रैकेट में लिख लो नीम का थाना, बेसिकली ज्यादा वहां पर ही है वो। नीम का थाना झुंझुनू में आता है, सिक्कर में, सिक्कर में आता ना सिक्कर। सिक्कर नीम का थाना। और तभी ना यहाँ पे तंवर रहते थे, तंवर। तंवरों की वजह से इलाका हो गया तंवरावाटी। कौन सा हो गया? तंवरा। तंवरावाटी, तंवरावाटी, तंवरावाटी करते करते क्या कर गए? तोरावट। अगला बताओ कौन सी है? जगरौती लिखो, जगरौती। हाँ तेरी है। तू करौली का है? तू कहाँ का है? दौसा का, नजदीक नजदीक ही है ना? जगरौती लिखो, ढूंढाड़ी की बोली। तो मामा बुआ कुछ तो होगा ही तेरा उधर करौली साइड में, कुछ नहीं है, कोई लेना देना नहीं। क्षेत्र लिख लो, करौली। ढूंढाड़ी कोई झाड़ सा ही कह देते हैं। अगला हो गया सारा इधर का पूरा। चलो आगे क्या है इसके बाद बताओ। मेवाती लिखो। अगली कौन सी है? मेवाती। क्षेत्र लिखो, अलवर, भरतपुर तथा डीग। अलवर, भरतपुर तथा डीग। डीग नया डिस्ट्रिक्ट बन गया ना। यहाँ जहां जहां मेव रहते हैं वो इलाका मेवात। मेवात की भाषा कौन सी होगी? मेवात। अलवर, भरतपुर तथा डीग। ऑब्वियस सी बात, आप भरतपुर की तरफ चलेंगे तो ब्रज का प्रभाव आएगा इस पे भी। लिखो, इस पर ब्रज का प्रभाव है। इट हैज इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रज। देखो साहित्य, लिटरेचर। आगे ना अभी हम पढ़ेंगे, दो संप्रदाय पढ़ेंगे, एक तो चरणदासी और एक लालदासी। कौन कौन से दो संप्रदाय? उन दोनों संप्रदायों की जो भाषा है वो कौन सी रही है? लिख लो, चरणदासी तथा लालदासी संप्रदाय की पुस्तकें। बुक्स ऑफ चरणदासी एंड लालदासी सेक्ट। चरणदासी व लालदासी संप्रदाय की पुस्तकें। बुक्स ऑफ चरणदासी एंड लालदासी सेक्ट। चरणदासी तथा लालदासी संप्रदाय की पुस्तकें। बुक्स ऑफ चरणदासी एंड लालदासी सेक्ट। आगे कौन सी है बताओ? अहिरवाटी। लिखो, मेवाती की उपबोली, सब डायलेक्ट ऑफ मेवाती। क्षेत्र लिख लो, ये जो नया डिस्ट्रिक्ट बन गया आपका, कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड। वास्तव में यादव बाहुल्य इलाका है। यादवों को अहीर बोलते हैं इसलिए अहीरवाट, और अहीरवाट की बोली है इसलिए क्या हो गई? अहीरवाटी। इसका एक नाम और है, राठी। इस इलाके को बोलते थे राठ। क्या बोलते हैं? इसलिए राठ की लैंग्वेज कौन सी होगी? राठी। लिख लो, अन्य नाम राठी। काठ नव पर राठ ना नव।
लकड़ी झुक सकती है लेकिन राठ का आदमी पुष्प है, झुकेगा नहीं। देखो रचनाएं, पुस्तकें, एक मेरी लिखवाई भी आपको, हमीर रासो लिखवाई थी क्या, जोधराज वाली। तब मैंने बताया था कि अहिर वाटी में, बताया था, नीम रणा के चंद्रभान चौहान के दरबार, ऐसी बात की थी। पक्का पक्का बता देना। ठीक। एक भीम विलास, एक तो हमने भीम विलास दूसरी पढ़ी थी कृष्णा जी आडा की, वो नहीं, एक शंकर राव की ओर लिखी हुई है, वो इसी भाषा में। एक बुक तो नहीं है, आगे हम एक नाटक पढ़ेंगे, उस नाटक को बोलते हैं अलीबख्शी ख्याल, वो इसी भाषा में होता है। अलीबख्शी ख्याल। अगली बताओ कौन सी है। नहेड़। देखो नहेड़, देख लो मेवाती की उपबोली, सब डायलेक्ट ऑफ मेवाती। क्षेत्र लिखो थानागाजी, जगह अजबगढ़, बलदेवगढ़, ये अलवर के स्थान है। थानागाजी, अजबगढ़, बलदेवगढ़। थोड़ा 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 फर्क आ जाता जी, बाकी सेम ही रहती है। अगली बताओ। माल। और देखो नाम से ही मालवी, तो मालवी कहाँ बोली जाएगी, मालवा। तो कहाँ बोली जाएगी, मालवा इलाके के अंदर बोली जाएगी। पर कोई टाइम में मालवा अपना राजस्थान का पार्ट ही हुआ करता था, इसलिए मालवी राजस्थानी का एक भाग है, लिख लो। क्षेत्र मध्य प्रदेश का मालवा, मालवा ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का मालवा, मालवा ऑफ एमपी। अब क्या है, मध्य प्रदेश के दोनों टच कर जाते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र, तो इसमें गुजराती का भी थोड़ा प्रभाव आता है और मराठी का भी प्रभाव आता है, लिख लो। इस पर गुजराती तथा मराठी का प्रभाव है। इट हैज इन्फ्लुएंस ऑफ गुजराती एंड मराठी। अगली कौन सी है बताओ। निमाड़ी लिखो, निमाड़ी। लिखो मालवी की उपबोली, सब डायलेक्ट ऑफ मालवी, मालवी की उपबोली, सब डायलेक्ट ऑफ मालवी। अच्छा, मालवा में एक इलाका है उसका नाम है निमाड़, क्या नाम है उसका, तो निमाड़ में जो बोली जाती है वो कौन सी हो गई, निमाड़ी, लिख लो। मालवा का निमाड़ क्षेत्र, निमाड़ एरिया ऑफ मालवा। मालवा कौन सा क्षेत्र, निमाड़।
इसका एक नाम और दक्षिणी राजस्थानी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं? लिख लो, अन्य नाम दक्षिणी राजस्थानी, सदर्न राजस्थानी। ये स्टार लगाना इसके, ये क्वेश्चन पूछेंगे। अन्य नाम दक्षिणी राजस्थानी। अगली कौन सी है बताओ? सौंदवाड़ी, लिखो सौंदवाड़ी। एक तो लिख लो मालवी की उपबोली। क्षेत्र लिख लो, झालावाड़। झालावाड़ से भी टच करता हुआ आगे ग्वालियर की तरफ बढ़ते हैं, वो जो मध्य प्रदेश है ना, वो सौंदवाड़ी कहलाता है। सौंधिया इलाका है, सौंधिया, सौंधिया की भाषा सौंदवाड़ है। अगला लिख लो, ये एग्जाम में क्वेश्चन था सौंदवाड़ी के बारे में ना, अभी थोड़े दिन पहले, स्टार लगाना इस। नॉट सिंधिया, इट्स सौंधिया। सिंधिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है सिंधिया से इसका। ये सौंधिया अलग ही होते थे, उन सौंधियों की वजह से सौंदवाड़ है। अब वो क्षेत्र सेम ही है, सिंधिया का इलाका भी वही था और सौंधियों का भी वही है, पर सौंधिया अलग लोग हैं एकदम। अगली कौन सी है? रांगड़ी, लिखो रांगड़ी। लिखो, मालवी की बोल लिख लिया, क्षेत्र लिख लो। मालवा के राजपूतों की, राजपूत जहां जहां मालवा में, वो बेसिकली रांगड़ी बोलते हैं। मालवा के राजपूतों की बोली, डायलेक्ट ऑफ राजपूत ऑफ मालवा। मालवा के राजपूतों की बोली, डायलेक्ट ऑफ राजपूत ऑफ मालवा। अब लास्ट कौन सी बच गई आपकी? वागड़ी, लिखो वागड़ी। नॉट बागड़ी, इट्स वागड़ी। वागड़ वागड़। कितने लोग हो वागड़ के क्लास में? एक और खूब सारे बैठे हो। लिखो, क्षेत्र लिखो सीधा, डोंगरपुर बांसवाड़ा। ओबीसी बात है, गुजरात के टच में पड़ता है तो गुजराती बड़ा प्रभाव तो आएगा इस पे, इस पर गुजराती का प्रभाव है। इट हैज इन्फ्लुएंस ऑफ गुजराती। थोड़े नाम भी वैसे आने लग जाएंगे, गुजरात वाला प्रभाव नामों में भी आता है कि भाई तुम्हारे उधर भाई बहन ऐसे नाम, नरेंद्र भाई, आनंदी बहन, जैसे गुजराती लगाते हैं वैसे आते हैं नाम इधर, है ना? हाँ, तभी बांसवाड़ा में भी वैसे नाम मिलेंगे, विजया बेन, धुलजी भाई। इधर डूंगरपुर नाम रुक्मणी बेन, हुजा बेन। वो गुजरात में बोलते हैं ना, हर किसी के नाम के पीछे भाई, नरेंद्र भाई मोदी, नरेंद्र मोदी नहीं, नरेंद्र भाई मोदी, वल्लभ भाई पटेल, तो सबके पीछे भाई बेन, आनंदी बेन, कमला बेन, जसोदा बेन, सारे बेन, दया बेन। अब यार आपकी जल्दी समझ में आ गया ना, फालतू के एग्जाम्पल दे रहा था मैं इतनी देर से। चल। जो आपका जॉर्ज अब्राहम गिर्री लिखवाया, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन इस भाषा को कहता है भीली। क्या कहता है? भीली। क्योंकि भील रहते हैं ना इस इलाके में, इसलिए उसने क्या कहा था इस भाषा को? भीली। लिख लो, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने इसे भीली कहा था। जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन कॉल्ड इट भीली। जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने इसे भीली कहा था। जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन कॉल्ड इट भीली। क्या कहता है इसको? भीली कहा था।
पुस्तकें लिख लो। एक आगे हम पढ़ेंगे, अभी संत पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। एक संत हुए थे यहाँ पे, माऊ जी महाराज। कौन हुए थे? लिख लो। संत माऊ जी की रचना है, या संत माऊ जी की पुस्तक है, बुक्स ऑफ संत माऊ जी। किताबें संत माऊ जी पढ़ेंगे वहीं पढ़ेंगे, ताकि यहां थोड़ी ज्यादा नहीं हो, थोड़ा कम रहे इधर बाहर। संत माऊ जी की पुस्तक है, बुक्स ऑफ संत माऊ जी। ये भाई आपने अलग अलग बोलियां हो गई। ये जो जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन है ना, इसने 1908 में, कब की बात है, अपनी राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा था। कितनी भागों में? नीचे एक लाइन चेंज कर अलग से लिखो, क्वेश्चन पूछते हैं। 1908 ईस्वी में, इन 1908 एडी, 1908 ईस्वी में, 1908 एडी, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने राजस्थानी को 5 भागों में बांटा था, डिवाइडेड राजस्थानी इन 5 ग्रुप्स। राजस्थानी को 5 भागों में बांटा था, डिवाइडेड राजस्थानी इन 5 ग्रुप्स। अब 5 भाग कौन कौन से? पहला लिखो, पश्चिमी राजस्थानी, वेस्टर्न राजस्थानी, अब पश्चिमी राजस्थानी में कौन सी बोलियां आएगी बताओ दे क्या? मारवाड़ी। मारवाड़ी वाली ज्यादातर किस में आ जाएगी? पश्चिमी राजस्थान। दूसरा लिखो, दक्षिणी राजस्थानी, सदर्न राजस्थानी, और दक्षिणी राजस्थानी में किसको शामिल कर लेंगे आपने? निमाड़ी, निमाड़ी, वागड़ी, दक्षिणी राजस्थानी हो जाएगी। अगला लिखो, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, नदन ईस्ट राजस्थानी, नदन ईस्टर्न राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, नदन ईस्टर्न राजस्थानी। इसमें बताओ कौन सी आ जाएगी? उत्तरी पूर्वी। अब वापस लिखो, अगला लिखो, लिखो मध्य पूर्व राजस्थानी, मध्य पूर्व राजस्थानी, सेंट्रल ईस्टर्न राजस्थानी। अब बताओ, ढूंढाड़ी देश में आएगी, उसमें क्या आएगी? मेवाती वो चली जाएगी यार उस साइड के अंदर। लिखो, अगला लिखो, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। ये फिर नीचे वाली जो आपने ये सोंदवाड़ी जो बाकी की है, ठीक है? तो 5 भाग याद रख लेना, याद रह जाएंगे। तो दक्षिणी और पश्चिमी 2 है, फिर तीनों तो उत्तरी पूर्वी, मध्य पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, याद रहेगा। ये भाई आपकी साहित्य रही होगी, आपकी बोलियां। लो नया टॉपिक पढ़ते हैं। क्या पढ़े? लिखो, त्योहार एवं मेले। लोक देवता पढ़ा है? पहले त्योहार। अरे पहले त्योहार भाई, वरना मैं लोक देवता लिखाऊंगा। इसका मेला भाद्रपद शुक्ल 10वीं को। आप क्या पता भाद्रपद शुक्ल 10वीं कब आती है? तो पहले कैलेंडर तो पता लगाए कि कैलेंडर कौन सा आता है। फिर क्या है, जब त्योहार पढ़ लेते हैं तो आधे देवताओं के मेले तो आ जाते हैं, तो देवताओं में मेले कम करने पढ़ने पड़ते हैं। फिर ये 3 टॉपिक ही बड़े होते हैं इसमें, चित्रकला, साहित्य और स्थापत्य कला। बाकी तो अब देखो, आप यूं पलक झपकते बाहर निकल जाएंगे अपने। त्योहार एवं मेले, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। आप जागोगे तब तक तो मैं कंप्लीट करके निकल जाऊंगा क्लास से। त्योहार एवं मेले। अच्छा, मैं यदि कहूंगी भाई राजस्थान के त्योहार एवं मेले पढ़ाऊंगा, तो आप कहोगे सर राजस्थान में पूरा राजस्थान एक जैसे तो मनाता नहीं। आपने जो क्षेत्रगत अलग अलग है, और उससे बड़ा बड़ा धार्मिक आधार पर अलग है कि मुसलमानों के अलग हो सकते हैं, सिखों के अलग हो सकते हैं, हिंदुओं के अलग हो सकते हैं, पर ज्यादातर जो त्योहार है वो हिंदुओं के हैं। तो पहले हम हिंदुओं वाले पढ़ेंगे, फिर बाकी धर्मों के पढ़ेंगे। लिखो, हिंदू त्योहार तथा मेले, हेडिंग डालो, हिंदू फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, हिंदू त्योहार तथा मेले।
हिंदू फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, हिंदू त्योहार तथा मेले, हिंदू फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। आज है क्या, हिंदुओं को कोई त्योहार है क्या आज? आज नवमी है। क्या है? नौ। कल, कल क्या होगा? दशहरा। दशहरा क्या होता है? विजयदशमी, बुराई पर, राम जी ने रावण को मारा, बुराई को मार दिया, इसलिए बुराई पर किसकी जीत हुई? अच्छाई। इसलिए हम क्या मनाते हैं? दशहरा। पर कल बारिश आई भयंकर जयपुर में, सारे रावण खराब हो गए, है ना? हाँ है, अच्छे हो गए नहीं, पर सबसे बुरा वो हुआ उनको जो बनाने वाले कारीगर है ना, इतने दिनों से वो मेहनत कर रहे थे रोड के किनारे। वो ये भी नहीं कि बड़े कोई शोरूम के मालिक है कि अपने अंदर ले जाकर रख लेते हैं उनको, रोड के किनारे बना रहे थे। कल तो मत शाम को खुद ही जब इधर से गाड़ी लेके आ रहा था तो वो सारे जो इस रोड पर अपने हैं वो सारे सड़क के बीच में आ रखे थे, गाड़ियों कर रहे थे भाई थोड़ी उधर से लो उधर से लो। पर मैंने देखा वो सारे रावण नीचे गिरे हुए हैं, कागज कागज तो गल गया है, तो खूब सारा नुकसान हुआ उनको। इसलिए यदि कल आप लोग दशहरा मनाएं और रावण खरीदने के लिए जाएं तो ज्यादा मोल भाव नहीं करना। कल छुट्टी नहीं है तो भी शाम को तो रावण जला सकते हो ना, दिन दिन में है क्लास तो सुबह आपकी। और रावण कब जलाया जाता है? शाम को। शाम को कितने बजे बाद? 7 बजे बाद। वह 7 बजे बाद आप रावण जलाना, पर तब जो रावण खरीद के लाओ वो ज्यादा मोल भाव करना नहीं। उल्टा मत कहता हूं, यदि वो छोटे वाला रावण यदि आपको कोई 200 रुपए का मिल रहा हो तो उसके 250 ही पकड़ा देना उनको, ये रखो 50 रुपए में। आप यूं मान लेना एक दिन पिज्जा कम खाया, कभी कभी बीच में पिज्जा खा ही लेते हो तुम लोग, तो वो मान लेना कम खा लिया। कोई 500 वाला हो तो उसका कह देना लो भैया, कम नहीं करवाना, 500 मांगे तो लो भैया 500 पकड़ लो, कि कम से कम उनका थोड़ा बहुत तो है ना। एक समाज के तौर पर तो क्या किया जा सकता है, यही कर सकता है। और इतनी तो मनुष्य में संवेदना होनी चाहिए है। और वही अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की क्या होगी? वे प्रकृति ने नुकसान किया लेकिन हम हमारे समाज का नुकसान होने पक्का करोगे हैं? चलो लिखो, छुट्टी करेंगे तो कर दोगे? मान लो दशहरे की छुट्टी कर दी जाए, फिर आप मदद कर दोगे? हाउ विद्या की सौगंध। ये कई कह रहे हैं कितनी छुट्टी कर दो, हैं पैसे के मामले में भाई साहब आ जाएंगे, कल और आ जाएंगे, कोचिंग क्या है, पैसे नहीं निकलते हमसे। चलो हिंदू क्या है, मैं तो खुद ही रावण हूं। मेरे को ले चलो, तुम कहां लेके चलना है? हैं? कहां चलूंगा कल मैं? चल, क्या आप लाओगे गैस? हिंदू त्योहार और मिले ना। अब कोई भी त्योहार, अब जैसे ना मैंने आपको इसलिए पूछा कि भाई आज क्या था, आपने कहा नवमी है ना, तो एक दिन का नाम लिया ना आपने कि नवमी है। दिन है इसका मतलब कोई ना कोई कैलेंडर है, तभी तो उसका वो दिन है। वो जो हमारा कैलेंडर है उसका नाम है विक्रमी कैलेंडर। क्या नाम है? सुनो देखो, उसके 3 नाम है। उसी का एक नाम मिलता है अपने को विक्रमी संवत, उसी का एक नाम मिलता है मालव संवत। क्या मिलता है? उसी का एक नाम है कृत संवत। क्या नाम है? अलग अलग टाइम में इसके अलग अलग नाम प्रचलित रहे हैं। मोटे तौर पर हमने विक्रमी नाम अपना रखा है, कारण कि वो जो राजा जिसने चलाया था उसका नाम है विक्रमादित्य। क्या नाम है? तो राजा विक्रमादित्य ने चलाया इसलिए नाम क्या हो गया? विक्रमी संवत। मालव, मालवा का राजा था इसलिए, मालव राजा था इसलिए क्या हो गया? मालव संवत। कृत संवत है, शुरू किया गया उस हिसाब से शुरुआत में इसका नाम क्या पड़ गया होगा? कृत संवत। तो 3 नाम मिलते हैं, क्या क्या मिलते हैं? विक्रमी संवत। तो हिंदू त्योहार कौन से कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं? विक्रमी। इसके 2 नाम और है, क्या क्या? समझ जाओगे ना, लिखो। हिंदू त्योहार विक्रमी संवत के अनुसार मनाए जाते हैं। हिंदू फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू विक्रमी संवत। हिंदू त्योहार विक्रमी संवत के अनुसार मनाए जाते हैं। हिंदू फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू विक्रमी संवत।
हिंदू त्योहार विक्रमी संवत के अनुसार मनाए जाते हैं। हिंदू फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू विक्रमी संवत। लिखो अन्य नाम, लिखो अदर नेम्स, क्या क्या नाम दूसरे इसका। मालव संवत और कृत संवत। क्या क्या नाम बताओ, देखिए। मालव। अच्छा, आप ज्योग्राफी हम थोड़ी बहुत भी पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं भाई कैलेंडर कैसे बनता है, दिन रात कैसे बनते हैं, तो पृथ्वी है ना, पृथ्वी सूर्य ये सब ग्रह नक्षत्र इनके आधार पे बनते हैं। दिन रात बनने का, ये पृथ्वी सूर्य यही सब है। तो कैलेंडर दो प्रकार के होते हैं, या तो सूर्य पर आधारित होते हैं या चांद पे। किस किस पे होते हैं? सूर्य पे, चांद। अपने वाला कैलेंडर चांद का कैलेंडर किसका है? लिखो, यह एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। इट इज ए लूनर बेस्ड कैलेंडर। यह एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। इट इज ए लूनर बेस्ड कैलेंडर। यह एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। इट इज ए लूनर बेस्ड कैलेंडर। चंद्रमा वाला जो कैलेंडर होता है ना, उसमें महीने में दिन होते हैं 29.5। कितने दिन होते हैं? तो बताओ साल में कितने होंगे? कल हमने बात की थी, जोड़ घटाव करेंगे सर। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान है। मैं ना आगे लाके दूंगा पकड़ के। यार कितना सिंपल है कि 30 को 12 से गुणा कर लिया जाए तो 360 है। आधा आधा दिन कम कर दिया जाए, 6 कम हो जाएंगे तो 354। 29 को 12 से गुणा कर लिया जाए 348 है। 6 जोड़ दिए जाए 354 है। हालांकि 29 की 12 से गुणा तो मैं सोचता भी नहीं कि आप कर सकते हो, पर 30 से 12 वाले तो कर ही सकते थे। 365 में से 365 में से 6 माइनस किए, कैसे? 365 में से 6 क्यों किए? तूने ये कहा कि भाई सूर्य वाले कैलेंडर में 365 होते हैं क्योंकि उसमें 30-30 दिन का महीना होता है। कितने महीने 31 के होते हैं बता? कितने महीने 30 के होते हैं, कितने 31 के होते हैं बताओ देखें। छह 30 के और 6 31 के है। है 8 31 के, 7 31 के, 7 कितने 31 के कितने होते हैं? और 30 के? आरएस और आईएएस तैयार करने वाले बच्चे जिन्होंने 9th में सपना देखा था कि वो आरएस बनेंगे। है कितने महीने 31 के? 7, 6 जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। कितने हो गए? अब 30 के कितने होंगे? 4। कितने होंगे? और एक इधर 28 और आगे समझ में क्या क्या पढ़ाना पड़ता है आपको? थैंक यू बोलो। एक अकेली नन्ही सी जान क्या क्या बता के जाया, कितनी सारी चीजें पढ़ा के जाता हूं और तुम्हारे कोई इज्जत नहीं है। ये नहीं कि सर इतनी अच्छी बात बता दी आपने हमें। चलो क्या है? अभी तो रावण था, तो फिर उससे क्या हो गया? मतलब रावण से तुम सीख नहीं सकते कुछ? इतनी देर रावण था, अब नन्ही सी जान बन गया ऐसे? रावण भी किसी की जान तो रही होगा। आदमी तो फर्जी था वो, इंटेलिजेंट था थोड़ा ही, है ना। रावण जब मर गया था
मतलब ये मूर्छित होके पड़ा था, अब मरे कल मरे। तो राम जी ने लक्ष्मण को भेजा था, किससे क्या उससे कुछ, है ना। तो दोनों मान लो, पहले तुमने मेरे को रावण मान लिया था ना, अब मेरे को ये भी मान लो। और दिलीप सर एग्जाम्पल देते हैं ना, एक आसर के सीनियर है, तो कि वो कहीं बात करते करते कि अमेरिका का राष्ट्रपति और ट्रंप है। हाँ सर। दूसरे दिन बात करते करते कि अमेरिका का राष्ट्रपति ओबामा है। कि कल तो आपने ट्रंप बताया था, कल बात मान ली थी, हाँ तो आज भी मान। जो कल मान चुके थे तो आज मानने में क्या जाता है आगे। वो तो सर ने कभी सर क्लास नहीं हुई क्या आपके? हाँ पहले हम हमारे सर लगाएंगे क्लास, लगाए आपके? पॉलिटी होगी क्या? हाँ तो पॉलिटी होगी तब लगाएंगे सर क्लास। सर उनकी खूबियों किससे सुनाते थे। यूनिवर्सिटी में ऑटो वाला एक भटक गया, तो उससे पूछा, वो आ रहे थे सीनियर आ रहे थे, तो ऑटो वाले ने पूछ लिया कि भैया ये बाहर जाने का रास्ता क्या है? मैं कहा मैं खुद ढूंढ रहा हूँ। गहरी बात है ना, कई साल हो गए यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए, है ना, पीएचडी कर रहे कोई, कि अब आप पहले दिन बैठे हो, जैसे अब अपने बैठे हैं सब यूं, दूसरे दिन आप मेरे से मिलने, था आपने मेरे को सर नमस्ते, तो मैंने आपकी तरफ यूं देखा, कौन तुम कौन? उसने कहा अरे भैया आप जानते हैं मेरे को, मिलते हैं ना अपने। तो मैं तो खुद को ही नहीं जान पाया अब तक, तुम्हें कैसे जानू? तो वो बात है, थोड़ी देर पहले तुमने मुझे रावण मान लिया था, तो अब मुझे नन्ही सी जान भी मानो तुम सारे। मान लिया? चलो, तो कौन से कैलेंडर किस पर आधारित कैलेंडर है? अब चंद्रमा वाले कैलेंडर में हमने मान लिया कि 354 दिन, मान लिया क्या होते हैं 354 दिन, और सूरज वाले कैलेंडर में हमें पता 365, मतलब लगभग 10-11 दिन का गैप, 11 दिन का गैप है। 354 से 365 11 दिन, मैं 10 दिन का राउंड फिगर में कर लेता हूं। तो मतलब एक साल में चांद वाले कैलेंडर में सूरज वाले कैलेंडर में कितने दिन का गैप है? 10 दिन। तो 2 साल में कितने दिन का गैप हो जाएगा? 20 दिन। 3 साल में कितने दिन का गैप हो जाएगा? 30 दिन। 30 दिन मतलब, इसका मतलब 3 साल का यदि चांद का कैलेंडर और सूरज का कैलेंडर दोनों साथ में लें, तो सूरज वाले कैलेंडर में 1 महीना अधिक होगा। सूरज वाले कैलेंडर में 30 दिन क्या होंगे? ज्यादा, 30 दिन का टाइम ज्यादा आएगा उधर। तो चांद वाले कैलेंडर ने सूरज वाले कैलेंडर से बराबर करने के लिए हर तीसरे साल 1 महीना एक्स्ट्रा जोड़ लिया। हर तीसरे साल 1 महीना क्या कर दिया? इसलिए आप सुनते हो कि चैत 2 है, कभी सुनते हो श्रावण 2 है, कभी सुनते हो फाल्गुन 2 है। ऐसा कब होता है? प्रत्येक तीसरे साल। कब होता है? लिखो आप, फिर मैं समझाता हूं थोड़ा क्यों होता है, ऐसा भी बताता हूं। लिखो चंद्रमा आधारित, लिखो विक्रमी संवत में, इन विक्रमी संवत, विक्रमी संवत में, इन विक्रमी संवत, प्रत्येक तीसरे वर्ष एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है। वन एडिशनल मंथ इज एडेड इन एवरी थर्ड ईयर। प्रत्येक तीसरे वर्ष एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है। वन एडिशनल मंथ इज एडेड इन एवरी थर्ड ईयर। प्रत्येक तीसरे वर्ष एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है। एन एडिशनल मंथ इज एडेड एवरी थर्ड ईयर, जिसे अधिक मास कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज अधिक मास। जिसे अधिक मास कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज अधिक मास। एक नाम और इसका लिखो, अन्य नाम पुरुषोत्तम मास। मैं बताता हूं, दोनों बताता हूं आप क्यों है इसे। पुरुषोत्तम मास। सुनना, देखो बात सुनना। नॉर्मली है, क्यों करते हैं हम ऐसा? ना करते तो क्या हो जाता? दीपावली अभी कितनी तारीख को है? 20। कितनी तारीख को है? 20 अक्टूबर। आप नॉर्मली देखेंगे दीपावली है ना अक्टूबर के शुरू में आ जाती है। ज्यादातर बार है ना दीपावली अक्टूबर के शुरू में आएगी। 4 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, है ना। कई कई बार ये दीपावली थोड़ी पीछे जाती है, जैसे इस बार 20 अक्टूबर है, कई बार वो 22-24 अक्टूबर होगी, कई बार वो नवंबर के आसपास, नवंबर तक चली जाएगी, है ना। 2 नवंबर, 4 नवंबर, ऐसे भी दीपावली आ जाती है। आप रक्षाबंधन नॉर्मली आप नोटिस करेंगे, रक्षाबंधन जो आते हैं वो आती है अगस्त के शुरू में। 2 अगस्त, 4 अगस्त, मेरी 31 जुलाई को रक्षाबंधन देखी हुई है।
31 जुलाई को रक्षाबंधन थी, है ना, अभी पिछले 10 साल के अंदर, ज्यादा पुरानी बात नहीं। पर कई बार रक्षाबंधन 15 अगस्त के बाद आती है, 18 अगस्त, 20 अगस्त, 22 अगस्त, ऐसे भी रक्षाबंधन आती है। होली सामान्यतः जो है वो मार्च के शुरू में आएगी, 2 मार्च। मेरी 29 फरवरी को देखी हुई, ये इतनी नजदीक चली गई थी। पर कई बार होली इधर खिसकती है 22 मार्च, 24 मार्च। जब ये पीछे की तरफ खिसकती है ना, उस साल अधिक मास होता है। उस साल क्या होता है? अधिक मास होता है। इसका मतलब प्रत्येक तीसरे साल वो उधर जाएगी, बाकी तो नॉर्मल अपने जहां पर है वहां पे रहेगी। यदि ऐसा ना होता तो क्या होता? देखो, यदि हम 1 महीना ना जोड़ते ही तो ये होता कि दीपावली अक्टूबर में आती है, 3 साल बाद दीपावली नवंबर में आती, क्योंकि 1 महीने का गैप आता। अगले 3 साल बाद में दीपावली दिसंबर में आती, अगले 3 साल बाद दीपावली जनवरी में आती, अगले 3 साल बाद दीपावली फरवरी में आती। इससे फर्क ये पड़ता कि त्योहारों की सीजन चेंज हो जाते। फिर हम एक दिन जून के अंदर दीपावली मना रहे होते, मज गर्मी में पटाखे फोड़ के ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ा रहे होते, और इससे तो कुछ भी नहीं होता। होता तब जब दिसंबर की किसी कड़कती हुई ठंड में हम रजाई उड़ के सो रहे होते और कोई आके बाल्टी डाल के कहता बुरा ना मानो, और हम कहते मानेंगे भाई बुरा, ठंड लगी है यार। तो ये सीजन ना चेंज हो जाए, ऋतु ना चेंज हो जाए, इसलिए हमने कहा कि प्रत्येक तीसरे वर्ष क्या होगा? 1 महीना एक्स्ट्रा होगा, और उसको हम क्या बोल देते हैं? अधिक मास। ये तो लॉजिक है ना, सीधा सीधा सा। हमारी इसके पीछे एक कहानी भी है। हमारी कहानी ये है कि धरती पर एक राजा हुआ, उस राजा का नाम था हिरण्यकश्यप। क्या नाम था? हिरण्य। भगवान की घनघोर तपस्या की, भगवान की ब्रह्मा जी की घनघोर तपस्या के बाद ब्रह्मा जी राजी हुए। ब्रह्मा जी ने कहा मांग हिरण्यकश्यप मांग, जो मांगेगा मिलेगा। हिरण्यकश्यप ने कहा भगवान कुछ ऐसा करो कमाल कि ना तो मनुष्य से मरूं ना पशु से मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, मैं 12 महीनों में किसी महीने में नहीं मरूं। और ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अच्छा, हम सब शांत इसलिए हैं क्योंकि हमें डर है किसी न किसी चीज का, है ना। डर ये हो सकता है यदि हमने बदमाशी की तो पुलिस पकड़ लेगी। डर ये हो सकता है कि बदमाशी की तो घर वालों का नाम खराब हो जाएगा। डर ये हो सकता है कि चोरी चकारी कोई बुरा काम किया तो भगवान को क्या जवाब देंगे ऊपर जाके। डर ये हो सकता है कि नरक में चले जाएंगे यदि कोई खोटे काम किए। इस प्रकार के खूब सारे सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, कानूनी बंधन है, इसलिए हम शांत बैठे हैं। वरना साधारणतः प्रत्येक मनुष्य बदमाश है, वो नंगा होकर नाचना चाहता है, नहीं नाच पा रहा क्योंकि उसमें कोई ना कोई दबाव है, तो लगता है ना ऐसा कर नहीं पाऊंगा। अच्छा, हम सब अच्छे काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है कि यदि बुरे काम किए तो भगवान को जवाब देने पड़ेंगे। यहां पुलिस को जवाब देना पड़ेगा, ऊपर जाके भगवान को। और भगवान वाली थियरी अपनी इतनी मजबूत है कि यदि और कोई ना भी देखे तो वो तो देख रहा है ना। कई बार कोई कहता है भाई साहब उसने वो काम किया और उसके कुछ ही नहीं हुआ, तो कोई गांव वाला नॉर्मल कहता है ऊपर वालों सब देखे, एक ना एक दिन तो सबका हिसाब होगा। उसकी लाठी में आवाज भी होती नहीं है, वो चला देगा एक दिन लाठी। तो हम अच्छे काम करते हैं। कब मिलेगा भगवान, कब अपने से जवाब मांगेगा? जब मर के ऊपर जाएंगे। ये भी हम सबकी कहानी के मरेंगे, मरने के बाद ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद में बाकायदा हिसाब किताब होगा। चित्रगुप्त हिसाब रख के बैठे हुए हमारा, और चित्रगुप्त से पूछा जाएगा हाँ चित्रगुप्त बताओ भाई क्या है। और पता चला कि इस आदमी ने अपने जीवन में 70 अच्छे काम किए और 6 बुरे काम किए, स्वर्ग में भेजा जाए। अप्सराओं का नृत्य देखेगा ये आदमी। और किसी जाकर भाई साहब 100 तो किए बुरे काम और 3 किए केवल अच्छे काम किए, तेल की कढ़ाई की तरफ भेजा जाए, पकौड़े बनाए जाए, इसके हाथों हाथ गर्मा गर्म। स्वर्ग नरक के उदाहरण आपने यही है। इसलिए हम अच्छे काम करते हैं। नहीं नहीं यार, अपने को नरक में नहीं जाना, अपने कहां जाना है? स्वर्ग में जा। पर कब जाएंगे हम स्वर्ग और नरक में? मरने के बाद। आज भी हमारी कहावत है कि मरे बिना तो स्वर्ग ही कोई नहीं। जब तक नहीं मरेंगे तब तक तो स्वर्ग भी नहीं। पर यदि कोई आदमी मरे ना, यदि आदमी मरे नहीं तो फिर वो स्वर्ग नरक में भी जाएगा नहीं? नहीं जाएगा तो भगवान को जवाब भी देने। जब हिरण्यकश्यप को ये पता ही चल गया तू मरेगा ही नहीं, तो उसने भगवान को मानना ही बंद कर दिया। जब उसको ये कह दिया गया तू मर ही नहीं सकता, 12 महीनों में कभी नहीं मर सकता, ना मनुष्य से, ना पशु से, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना रात में, ना दिन में, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से। उसने कहा भाई साहब ठीक है, और उसने ऑर्डर जारी किया भाई साहब आज के बाद यदि किसी ने भगवान का नाम लिया ना तो मैं उल्टे लटकाऊंगा सबको। और लोगों का डर भगवान से, क्या तुझे भगवान से डर नहीं लगता? हिरण्यकश्यप ने कहा हा हा हा, क्या कर लेगा तुम्हारा भगवान? के ऊपर जाके एक दिन सबको जवाब देना। उसने कौन जाएगा? मैं तो जाऊंगा नहीं, तुम सब जाओगे जाके जवाब देना।
पर चमत्कार को नमस्कार है जी, उसी हिरण्यकश्यप के घर में पैदा हुआ प्रहलाद, सुबह शाम बैठ के विष्णु 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 करे। और हिरण्यकश्यप ने कहा दिए तड़ा अंधेरा, अपने ऑर्डर जारी किया, कोई नाम नहीं लेकर अपने घर में नाम लिया जा रहा है। और आप सब जानते हैं कि प्रहलाद को अनेक प्रकार से, अलग अलग प्रकार से कष्ट दिए गए, लेकिन प्रहलाद ने नाम लेना बंद ही, और वो डेली चित्कार लगाए, हे भगवान बचाओ, हे भगवान बचाओ। एक दिन भगवान विष्णु ने पूछा अपने आसपास वालों से, अरे भाई साहब ये कौन है जो डेली चिल्लाता रहता है? आपका भक्त है प्रहलाद। क्यों? इसका पिता जो है राजा हिरण्यकश्यप है, उसे परेशान करता है। क्यों? क्योंकि आपका नाम लेता है। और भगवान विष्णु का इसमें क्या बड़ी बात है? मेरे नाम लेने में क्या बड़ी बात है? दुनिया में सब लोग मेरा नाम लेते हैं। सर सॉरी, हम आपको बताना चाहते थे कई दिनों से, पर अब अपनी कोचिंग में एक एडमिशन है, प्रहलाद, है ना? बाकी अपना नाम कोई भी लेता। क्या बात करते? क्यों हिरण्यकश्यप ने सबके बंद करवा दिए? क्यों हिरण्यकश्यप को डर नहीं लगता कि एक दिन ऊपर आके मेरे को जवाब नहीं देने पड़ेंगे कि साहब वो ऊपर आएगा नहीं? क्यों? क्या वो मरेगा नहीं? कि नाम मरेगा नहीं? कैसे? कि उसको वरदान मिल गया। किस बात का? कि 12 महीनों में कभी नहीं मरेगा, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना मनुष्य से, ना पशु से, ना दिन में, ना रात। कैसा वरदान किसने दे दिया? ब्रह्मा जी का। सॉरी ब्रो। विष्णु भगवान ने कहा कोई बात नहीं, भाई कह के आ गया तो आ गया। क्या क्या कहा बताओ, आप तो बताओ क्या कहा? कि 12 महीनों में 1 महीने में भी नहीं मरेगा। इस बार महीने 13 होंगे, इस बार महीने अधिक मास होगा इस बार। भगवान है साहब, भगवान की मर्जी है, किसकी जो करे वैसे करे साहब। ना मनुष्य से मरे ना पशु से, नरसिंह, आधा नर और आधा साहब, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, की दरवाजे पे, दहली पे मारेंगे उसको। कि ना साहब रात को ना दिन में, गोधूली शाम को जब सूर्य भगवान डूब रहे होंगे, चंद्रमा आ रहा होगा, कि ना अस्त्र से ना शस्त्र से, कि नाखून, नाखून ना अस्त्र में आते ना अस्त्र जो हाथ में पकड़ा, शस्त्र जो हाथ में पकड़ा जाए, अस्त्र जो फेंक के मारा जाए। नाखूनों को न तो फेंक के चलाया जा सकता, ना हाथ में पकड़ा जा सकता है। चीड़ देंगे हम इसको। भगवान विष्णु आते हैं, हिरण्यकश्यप को नरसिंह अवतार धारण करते हैं, अपने नाखून से घर की दहलीज पर गोधुली वेला में मार के कष्टों का छुटकारा देते हैं। पुरुषोत्तम खुद आए, जो पुरुषों में उत्तम है वो खुद आए। इसलिए मास का नाम क्या है? क्या नाम है? पुरुषोत्तम। और हमें दुखों से क्या दिलवाया? छुटकारा। कष्टों से क्या दिलवाया? छुटकारा। पाप क्या हुए? समाप्त। इसलिए आज भी हम ये मानते हैं कि अधिक मास इसलिए आता है क्योंकि पाप बढ़ जाते हैं। इसलिए गांव में कहते हैं अधिक मास में दान पुण्य करने चाहिए, है ना? अधिक मास में दान पुण्य करने चाहिए, क्योंकि क्या बढ़ गए? पाप। अब वो कहानी वहां से थी, फिर धीरे धीरे वो अपने रूप ले लेती है, अलग अलग कहानियां अलग अलग जगह चली जाती है। आई बात समझ में? उसका लॉजिकल पार्ट कौन सा है हमारा, उसका पौराणिक पार्ट कौन सा, दोनों समझ में आएंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं इससे। अब हम महीनों के नाम लिखते हैं, एक बार महीनों के नाम उतारिए, फिर अपने बात करेंगे अलग अलग थोड़ी सी। और इंग्लिश मीडियम वाले भी एक बार हिंदी में उतारना, बाद में एक एक लिखेंगे तब लिख लें, क्योंकि हिंदी में ही सरल याद होंगे आपसे। अलग अलग लिखेंगे तब मैं लिखवा दूंगा। अच्छा, मैं ऊपर की तरफ लिख रहा हूं क्योंकि मेरी जगह नहीं है, आप नीचे लिखना वापस, वरना आप भी इधर ही आ जाते हैं। हाँ, आगे लिख लेना उधर। क्या नाम है एक बार बोलो देखे। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। हालांकि मेरे तो कभी यूं याद नहीं किए हुए इस प्रकार से,
बचपन में यूं ही मम्मी से सुन सुन के याद हो गए, पर मम्मी इनको ऐसे कभी नहीं बोलती थी। मम्मी इनको कहती थी पो माँ फागण। क्या बोलते? पो माँ फागण। तो अब वो याद हो गए, पोस माघ फाल्गुन। आसोज काती मिंगसर। कौन कौन से? आसोज काती मंगसर। तो थोड़े से अलग बोलेगी, मुझे पता, अलग बोलेगी थोड़े। अगहन बोलेगी एक को। हाँ मैं भी आऊंगा तेरे वाले पे। हाँ, कवार बोलेगी, अगहन बोलेगी, दो चेंज करेगी तू, मैं बता दूंगा। साढ़ सावन भादवो। क्या है? ये तो ऐसे ही बोलते हैं। चैत बैसाख जेठ। चैत बैसाख जेठ। चैत बैसाख जेठ, साढ़ सावन भादवो, आसोज काती मिंगसर, पो माँ फागण। कौन कौन से बताओ देखे? चैत बैसाख जेठ, साढ़ सावन भादवो, आसोज काती मंगसर, पो माँ फागण। तो आश्विन को बोलेगी कवार। आश्विन क्या बोलेगी? कवार। और मार्गशीर्ष को क्या बोलेगी? अगन। अगन। तो कवार काती अगन। बाकी सेम है। थोड़ा सा पूर्वी राजस्थान वाले थोड़ा सा इनको अलग कर देते हैं। आश्विन को बोल देते हैं कवार, मार्गशीर्ष को क्या बोल देते हैं? अगन। तो वो तीन इनके अलग हो जाते हैं, कवार काती अगन। बोल लो। बाकी सेम का सेम, वैसा का वैसा चलता, बाकी सेम ही है पूरा का पूरा। अब आगे चलते हैं, देखो। अब मैं एक नॉर्मल बात करता हूं इसमें। 2 महीने देखो, पौष और माघ। कौन से? इनमें अपनी जनवरी होती है। सुनना एक बार, पौष और माघ में क्या होती है? मतलब आधा पौष और आधा माघ, उनमें क्या होगी? जनवरी। फिर जो बचा हुआ माघ और आधा फाल्गुन, उसमें क्या आ जाएगी? फरवरी। फिर बचा हुआ फाल्गुन और आधा चैत्र, इसमें क्या आ जाएगी? क्या जाएगा? मार्च। उतारो, देखे पूरा पूरा 12 महीने लिखो ऐसे कैसे। एक अगला, एक पिछला, अगला पिछला करके दिसंबर तक लेके जाओ। और ध्यान रखना, एक पिछला एक अगला, फिर पिछला एक अगला, वैसे चलने चाहिए, वरना लास्ट में दिसंबर आएगा ही नहीं। क्या वाह। ऐसे उतारने हैं, पौष माघ जनवरी माघ फाल्गुन, महीनों के जनवरी फरवरी तो आते होंगे लिखने। नीचे उतार ले, लिख पौष माघ। बच्चों की तरह सोचने लग जाते हो, लिख ले जनवरी। हाँ आगे लिखेगी जनवरी। पौष माघ के ऊपर लिख सकते है, लिख दे, देखी जाएगी। हाँ एक अगला पिछला है ना, ध्यान रखना। हो गया? मार्क्सिस्ट पोस्ट, ठीक।
उतार लिया, सही आ गया लास्ट में। हाँ, दिसंबर में क्या है बता तेरे, तेरे गलत आया ना, मेरे को पक्का पता था तेरे तो पक्के गलत आएंगे। देख लेना, एक भी बीच में महीना इधर से उधर हुआ ना, लास्ट में दिसंबर नहीं आएगा। आ गया, मार्क सिर्फ पोस्ट में दिसंबर, है ना। अब आप नोटिस करो, अभी कौन सा महीना चल रहा है अपना, अक्टूबर। क्या चल रहा है, अक्टूबर। उधर देखो अक्टूबर के सामने क्या क्या आ रहे हैं, आश्विन और दीपावली कार्तिक में तो आती है, आ रही है ना। आगे बात समझे, चलो अब देखो और बताओ, इसमें क्या, हर महीना जैसे चैत्र है महीना ना, तो महीने में दो भागों में बंटा होता है। पहले 15 दिन वो दिन में चांद नहीं दिखता, है ना, उसको बोलते हैं डार्क फोर्टनाइट। और बाद में 15 दिन है जिनमें चांद दिखता है, ब्राइट फोर्टनाइट। अब सुनना देखो, होता क्या है वास्तव में, ये 1 से 15 तक चलता है, एक को चांद होता है, फिर धीरे धीरे चांद घटने लगता है, और 15 को एकदम ही चांद नहीं दिखता, इसको बोलते हैं अमावस्या। क्या बोलते हैं, वापस एक आएगी, है ना, वापस एक आएगी, चांद बढ़ने लगेगा इस बार, और 15 को पूरा चांद दिखेगा, इसलिए इंग्लिश वाले पूर्णिमा को बोलते हैं फुल मून, पूरा चांद दिख गया, फुल मून। अमावस्या के बाद में नया चांद आता है, इसलिए बोलते हैं न्यू मून। तो अमावस्या हो जाती है न्यू मून, और पूर्णिमा क्या हो जाती है, फुल मून। तो पहले किसी भी में आता है कृष्ण पक्ष, बाद में क्या आता है, शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में चांद गिरता है, शुक्ल पक्ष में चांद बढ़ता है। तो जब इसमें नया साल मनाया गया, तो इसका नया साल ये मनाया गया, महीना कौन सा, पक्ष कौन सा, और उसकी एकम, उसको नया साल आएगा। इसका मतलब ये हुआ, चैत के 15 दिन जब निकल जाएंगे तब नया साल आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मोदी जी आज घोषणा कर दे कि हम 16 जनवरी को नव वर्ष मनाएंगे। आज अपने नव वर्ष वैसे कब मनाते, 1 जनवरी मनाते हैं, तो जनवरी शुरू हुई 1 तारीख को मना लिया, इधर चैत्र शुरू तो 1 को हो जाता है इसको, लेकिन हम जब इसके 15 दिन निकल जाते हैं तब क्या मनाते हैं, नया साल। लिखो आप, फिर मैं इस बात को और समझाता हूं, लिखो नव वर्ष। तो चैत्र शुक्ल एकम, कब आता नया साल बताओ, चैत्र शुक्ल एकम। अरे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज समझ में आएगी आपको। चैत्र शुक्ल एकम चैत्र का 16वां दिन है। चैत्र का कौन सा दिन है भाई, कृष्ण पक्ष के 15 दिन बीत गए ना, तो अब चैत्र शुक्ल एकम को 1 तारीख है ना, नया साल लग गया, नव वर्ष लग गया, 1 साल है। 15 दिन बीत गए, फिर वैशाख, फिर ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल, वापस चैत्र। अभी तक पुराना साल ही चल रहा है। इसका मतलब चैत्र का जो महीना है, उस एक ही महीने में 2 साल आ जाते हैं। भाई चैत्र, इसका यह है कृष्ण पक्ष, और यह है शुक्ल पक्ष। इसकी 1 तारीख यहां से नया साल होगा। अभी मैं बता देता हूं, ये इनमें क्या 57 साल का डिफरेंस होता है। अभी 2025 से 57 जोड़ो, क्या जाएगा, 2082। तो इसका मतलब यहां तो 2081 था, यहां तो क्या था, 2021। अब 2082 आ गया। अब वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, वापस यहां, वापस 2082 आएगा। फिर यहां पे घूमेगा तब 2083। इसका मतलब 2082 के शुरुआत के 15 दिन चैत्र का शुक्ल पक्ष है, 2082 के लास्ट के 15 दिन चैत्र का कृष्ण पक्ष है। चैत्र का, इसका मतलब साल की शुरुआत कौन से महीने में हुई, चैत्र। साल का अंत भी किन से महीने में, जबकि उधर नहीं है, उधर साल की शुरुआत जनवरी में, अंत दिसंबर में। अपने यहां साल की शुरुआत भी किस में हो रही है, चैत्र में, अंत भी किस में हो रहा है, तेरे नाम से शुरू। हाँ, आई ना बात समझे। तो कभी कोई पूछेगा आपसे कि भाई हिंदू कैलेंडर में कौन सा महीना है जो साल में 2 बार आता है अलग अलग टाइम में,
कि उसके 15 दिन पहले आ जाते हैं, चैत्र के अंतिम 15 दिन साल के शुरू में आएंगे, चैत्र के पहले 15 दिन साल के अंत में। समझ गए ना इस बात को? अब पहला महीना कौन सा? चैत्र। पहले पक्ष कौन सा? कृष्ण। कौन से किसी भी महीने पहले पक्ष कौन सा आएगा? कृष्ण। पर नया साल कहां से आएगा? शुक्ल। यह है। पर हमने फिर कहा कि हम त्योहार चैत्र में नहीं मनाएंगे, त्योहार मनाएंगे श्रावण से। कहां से मनाएंगे? तो और तीज आएगी श्रावण में, श्रावण वाली तीज को हम अपना क्या मानेंगे? पहला त्योहार। इसलिए गांव में कहते हैं तीज त्योहाराम बावड़ी लेडू भी। लिखो, एक लाइन लिखो। हिंदी में लिखना, इंग्लिश वाले भी गड़बड़ झाला कर दोगे। उतार लिया? क्या नाम बताओ देखे? तीज त्योहाराम बावड़ी लेडू भी गणगौर। इसमें जो बावड़ी शब्द, इसका अर्थ क्या है? बावड़ी लेके आने को बोलते हो? बावड़ी पानी की होती है जिसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां होती है, स्टेप वेल होती है। नो लखा बावड़ी नहीं पढ़ी आपने? फिर है? अरे तो बावड़ी तो कुएं को बोलते हैं। हाँ? वास्तव में दिक्कत यह है, इस बावड़ी का मतलब कुआं ही होता है, कुछ नहीं होता इसका दूसरा अर्थ, है ना? स्टेप वेल होता है, ऐसा कुआं इसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां। दिक्कत यह हुई, हमने राजस्थानी को हिंदी में लिखना शुरू कर दिया। ये ऐसे लिखा ही नहीं जाना चाहिए, ये लिखा जाता है ऐसे। जब ये लगता ना ऊपर, इसका मतलब है। क्या है? जैसे मैं एक शब्द बोलता हूं, पीर। है बोलना नहीं पूरा, बस उस पे पी पे जो है पीर। मम्मी कभी नहीं कहती मैं पीहर गई थी, नहीं कहती मैं पीर गई थी। पीर है आ रहा है उसमें, आप देखिए, आप पे के अंदर है ना। आप कभी नहीं कहते कि वह शहर गया था, शेर। अच्छा, और मैं सिंपल सा बता दूं, आप कभी नहीं कहते मेहंदी लगी है, मेहंदी। मेहंदी है बीच में। ये वास्तव में इस शब्द में है। ये है शब्द, ये बावड़ी। क्या है? बावड़ी। अब लिखने में आता नहीं है, हमने ये देवनागरी में लिखनी शुरू कर दी, हिंदी में लिखनी शुरू कर दी। अब क्या करें, उसको बावड़ी लिखना पड़ता है। बावड़ी का मतलब कुआ ही होता है, क्योंकि होना ये क्या चाहिए? बावड़ी। बोलते ये तीज त्योहाराम बावड़ी, नहीं कि बावड़ी। दोनों में आप जो प्रोनाउंस किया जाता है वो देखिए आप, बावड़ी बावड़ी। आप वो भय का सा ध्वनि देगी, है आएगा उसके साथ में थोड़ा थोड़ा। अरे तो मैं मेरे एक फ्रेंड है, वो हमेशा हंसते हैं कि यार मध्य प्रदेश का एक लड़का हमारे साथ वहां दिल्ली में रहता था, और उसने एक दिन बड़ी मजाक उड़ाई हमारी। उसने कहा कि यार तुम लोगों से पहला नहीं बोला जाता। पहला, पहला अपने वो है उस पे बोलते, अपने है पूरा बोलते नहीं। उनसे पहला अपने कहते हैं पहला, पहलो, दूसरो। तो कि वो हमारी मजाक उड़ाता था कि यार तुम्हें बोलना नहीं आता इस प्रकार। यूपी का लड़का था, क्योंकि हम एमपी वाले, राजस्थान वाले इसको पहला ही बोलते थे। वो बड़ाई होगी यार, ये ऐसे कैसे बोल देते तुम इसको? तो अपने है वो है बड़ा खा जाते हैं, बोलते नहीं ढंग से। अब ये तीज त्योहार बावड़ी है, तो जब आप ये प्रोनाउंस क्यों करोगे ना इसको, तब है तीज त्योहाराम बावड़ी, मतलब तीज त्योहारों को वापस लाती। गांव के अंदर कोई दूर जा रहा होता है, उसको कहते हैं बावड़ जा। क्या कहते हैं? बावड़ जा, मतलब वापस आ जा। तीज त्योहारा बावड़ी तीज त्योहारों को वापस लाती है। ले डूबी, और गणगौर उनको लेके डूब जाती है। इसका मतलब है तीज से त्योहार शुरू होते हैं, गणगौर पे त्योहार तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया। कब आती है? गणगौर कब आती है? चैत्र शुक्ल तृतीया। कब आती है? इसलिए हम श्रावण के महीने से त्योहार शुरू करेंगे, और चैत्र के महीने पे त्योहार क्या करेंगे? समाप्त। कैलेंडर का कोई लेना देना नहीं, कैलेंडर चैत्र से शुरू होता है।
हमने बस मान रखेंगे हमारा पहला त्योहार कौन सा है, चैत्र। इस बात को आप यूं और समझ लो। पहले लिखो, पहले लिखो प्रथम त्योहार, फर्स्ट फेस्टिवल, प्रथम त्योहार, फर्स्ट फेस्टिवल, बराबर लिखो छोटी तीज, छोटी तीज, ब्रैकेट में लिख लो श्रावण शुक्ल तृतीया, क्या नाम बताओ देखिए, श्रावण शुक्ल तृतीया। अब लिखो अंतिम त्योहार, लास्ट फेस्टिवल, लिखो गणगौर, गणगौर, ब्रैकेट में लिखो चैत्र शुक्ल तृतीया। ये हमारे 2010 के मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया था कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, इस पंक्ति का अर्थ बताइए। तो हमारे को देसी गांव से आए हुए थे, हम सबने तो बता दिए। इंग्लिश मीडियम वाले शहर वाले बच्चे ढंग से लिख के आए थे कि तीज तथा गणगौर नामक दो सहेलियां एक दिन बावड़ी पर चली गई। गणगौर थोड़ी बदमाश थी, उसने तीज को धक्का दे दिया और लेके डूब गई। इसलिए दो लड़कियों को कभी भी अकेले कुएं पर भेजना नहीं चाहिए, तो ध्यान रखना। अब यह है क्या, नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि यार जब पहला महीना चैत्र है तो पहला त्योहार चैत्र क्यों नहीं, फिर तो गणगौर पहला त्योहार मानो। पहला महीना चैत्र है, नया साल आपका शुक्ल पक्ष से लग गया, गणगौर आ गई, तो फिर पहला त्योहार कौन सा आना चाहिए, गणगौर। पर आप इस बात को यूं मान लीजिए कि मैं यहां खड़ा हूं ना, मैं एक बंदा यहां खड़ा है, लाइन के अंदर एक लाइन है, उस लाइन में एक बंदा यहां खड़ा है। अब उसके बाद में लाइन यहां तक खाली है, कोई है ही नहीं। उसके बाद एक बंदा अब लगातार है, ठीक है। तो फिर इस बंदे को कहा गया कि तू लास्ट में आ जा, तू अकेला वहां क्यों खड़ा है भाई साहब, ये बीच में दे दो। तो ये मान लो ये गणगौर है अपनी। अब इसके बाद त्योहार आ ही नहीं रहे, उसके बाद त्योहार कौन सा आ रहा है, तीज, और फिर लगातार आ रहे हैं। तो हमने गणगौर को कहा भाई तेरे पे तो जाके त्योहार खत्म ही हो रहे हैं, तेरे बाद त्योहार आने बंद हो गए और तीज के साथ त्योहार क्या हो रहे हैं, शुरू। तो हमने गणगौर को कहा तू यहां लग जा लाइन में। तो हमने कहते हैं तीज त्योहार बावड़ी, मतलब तीज के साथ त्योहार आएंगे, ले डूबी गणगौर के साथ त्योहार डूब जाएंगे, कल डूबोएंगे बाकी।